नमस्कार। आज हम ईरान के एक बहुत लंबे और काफी पेचीदा सफर पर बात करेंगे। जी। कैसे एक प्राचीन फारसी साम्राज्य जिसकी बुनियाद ज़रथुष्ट्र धर्म पर थी, वो धीरे-धीरे बदलते-बदलते आज का इस्लामी गणराज्य बन गया। हाँ, ये कहानी वाकई दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत है, फारसी से इस्लामी ईरान, एक ऐतिहासिक यात्रा के कुछ हिस्से, वो इसी बदलाव की कहानी को मतलब परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इस ऐतिहासिक सफर को, इसके धार्मिक मोड़ों को और जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी जरूर। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? देखिए, इसकी शुरुआत तो बहुत बहुत पुरानी है, प्राचीन फारसी साम्राज्यों से। जैसे कि? जैसे अकेमेनिड साम्राज्य। जी। साइरस महान ने लगभग 550 ईसा पूर्व इसे स्थापित किया था। अच्छा, अकेमेनिड। जी। उस दौर में जरतुष्ट्र धर्म राजधर्म हुआ करता था। ये अहुर मज़दा की पूजा और आप कह सकते हैं नेकी और बदी के बीच जो संघर्ष है उस पर जोर देता था। हाँ, वो अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। परसेपोलिस जैसे शानदार शहर और मानवाधिकारों के जो शुरुआती विचार मिलते हैं जैसे साइरस सिलेंडर में, हाँ, हाँ। वो सब इसी दौर की देन है। बाद में फिर ससानिद साम्राज्य आया, उन्होंने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया। दिलचस्प। और फिर आया इस्लाम का दौर। जी। ये इतना बड़ा बदलाव, ये कैसे हुआ? हाँ, तो ये हुआ 7वीं सदी में। अरब मुस्लिम सेनाएं आईं। 7वीं सदी, ठीक है। जी। उन्होंने ससानिद साम्राज्य को हरा दिया। एक लड़ाई थी 636 ईस्वी में अल-कादसिया की। अच्छा, अल-कादिसिया। वो एक मतलब बहुत अहम मोड़ साबित हुई। उसने फारसी ताकत को काफी कमजोर कर दिया। तो फिर लोग इस्लाम में कैसे आए? क्या जबरदस्ती हुई? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब जबरदस्ती हुआ। इसके बाद फारसी आबादी धीरे धीरे इस्लाम में शामिल होती गई, लेकिन इसमें वक्त लगा, कई सदियां। सदियां? हाँ, ज्यादातर लोग तो 9वीं 10वीं सदी तक मुस्लिम बने, और जो ज़रथुष्ट्री अपने पुराने धर्म पर कायम रहे उन्हें धिम्मी का दर्जा मिला, मतलब संरक्षित अल्पसंख्यक। और उन्हें टैक्स देना पड़ता था शायद। जी, जजिया नाम का एक टैक्स देना होता था। यहाँ एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। इस्लाम तो आ गया, लेकिन ईरान ने अपनी फारसी भाषा और पहचान को कमाल के तरीके से बचाए रखा। बस लिपि अरबी अपना ली। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, और यही ईरान की कहानी को बहुत खास बनाता है। देखिए, कई और जगहें थीं जहां इस्लाम फैला, वहां स्थानीय संस्कृति पर अरबी का असर ज्यादा गहरा हुआ। हाँ, वहाँ भाषा भी बदल गई कई जगह। सही कहा, लेकिन ईरान का पूरी तरह अरबीकरण नहीं हुआ। फारसी भाषा न सिर्फ जिंदा रही बल्कि खूब फली फूली। इसी दौर में वो महान विचारक भी तो हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल। इब्न सीना, जिन्हें चिकित्सा में एविसेना कहते हैं, अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अलजेब्रा यानी बीज गणित की नींव रखी। और फिर फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखा। क्या बात है। जी, फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा में फारसी लोक गाथाओं को एक तरह से अमर कर दिया। और फिर रूमी और हाफिज जैसे महान सूफी कवि। हाँ, सूफी शायरी तो कमाल की है। उन्होंने इस्लामी सोच को फारसी संस्कृति की गहराई से जोड़ा। तो ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये एक तरह का सांस्कृतिक संगम था। समझ गया, एक नई पहचान बनी। लेकिन आज ईरान की पहचान शिया इस्लाम से ज्यादा जुड़ी है। ये वाला मोड़ कब और कैसे आया? ये एक और बड़ा बदलाव था। ये आया 16वीं सदी में सफवी राजवंश के साथ। सफवी 1501 के आसपास। जी बिल्कुल। शाह इस्माइल प्रथम ने 12वीं शिया इस्लाम, मतलब शियाओं की वो शाखा जो 12 इमामों को मानती है, उसे राजधर्म बना दिया। अच्छा, ये राजनीतिक कदम भी था। हाँ, बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। इसमें ईरान को उसके सुन्नी पड़ोसियों से, जैसे ऑटोमन साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, उनसे एक अलग पहचान दे दी। और इसी वजह से कोम और नजफ जैसे शहर शिया शिक्षा के केंद्र बने। बिल्कुल, वो शिया धर्मशास्त्र के बड़े गढ़ बन गए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी, पहलवी राजवंश आया और उन्होंने ईरान को एक आधुनिक सेक्युलर देश बनाने की कोशिश की। हाँ, वो एक अलग दौर था। रजा शाह, फिर उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह, उन्होंने पश्चिमी तर्ज पर सुधार किए। जैसे शिक्षा का आधुनिकीकरण, महिलाओं के पर्दे पर कुछ वक्त के लिए पाबंदी लगाई, हालांकि बाद में हटानी पड़ी। और उन्होंने कोशिश की कि मौलवियों का असर कम हो। लेकिन शायद ये सबको पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों को लगा कि ये सुधार ईरान के इस्लामी मूल्यों के खिलाफ हैं, और ये भी लगा कि शाह तो पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। और इसी नाराजगी से फिर विरोध बढ़ा।
इसी नाराजगी ने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जैसे धार्मिक नेताओं को बहुत लोकप्रिय बना दिया। लोग उनके पीछे लामबंद होने लगे। और इसी पृष्ठभूमि में हुई 1979 की इस्लामी क्रांति, जिसने सब कुछ बदल दिया। सही कहा, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आखिरकार शाह को देश छोड़ना पड़ा। आयतुल्लाह खुमैनी निर्वासन से वापस आए और ईरान बन गया इस्लामी गणराज्य। जी, एक पूरी तरह नई शासन व्यवस्था लागू हुई। इसमें सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता सबसे ऊपर हैं। आजकल आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं। और कानून? इस्लामी कानून यानी शरिया को आधार बनाया गया और विलायत फ़क़ीह का सिद्धांत लागू हुआ। विलायत फ़क़ीह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे योग्य धार्मिक नेता ही देश का सर्वोच्च शासक होगा। और कुछ संस्थाएं बहुत ताकतवर हो गईं, जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। हाँ, IRGC का नाम तो अक्सर सुनते हैं। जी, वो क्रांति की हिफाजत करने वाली एक ताकतवर सेना है। और गार्डियन काउंसिल भी, जो कानूनों को देखती है। और अगर हम आज के ईरान को देखें, मतलब 2025 के आसपास, तो क्या चुनौतियां और क्या हकीकत नजर आती है? देखिए, आज ईरान कई मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल से रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं। परमाणु कार्यक्रम की वजह से। हाँ, परमाणु कार्यक्रम और दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से प्रतिबंध लगे हैं, जिनका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये बड़ी समस्याएं हैं। और देश के अंदर क्या लोग खुश हैं? अंदर भी बेचैनी है। हमने देखा है 2009 में, 2019 में और खासकर 2022 में महसा एमिनी की मौत के बाद। हाँ, वो हिजाब वाला मामला। जी, महिलाओं के अधिकारों, हिजाब की अनिवार्यता और निजी आजादी को लेकर बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। और बाहरी मोर्चे पर भी तनाव बढ़ा है हाल में। हाँ, हाल के सालों में 2024-25 में इजराइल के साथ टकराव काफी बड़ा है। और एक और बात है, सुप्रीम लीडर खामेनेई की उम्र और सेहत को लेकर उनके बाद कौन नेतृत्व संभालेगा, इस पर भी अटकलें तेज हैं। तो जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ईरान की कहानी सिर्फ एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की कहानी नहीं है। ये तो कहीं ज्यादा गहरी और कई परतों वाली कहानी है। निश्चित रूप से, बिल्कुल नहीं। ये फारसी संस्कृति की हजारों साल पुरानी जड़ें हैं। शिया इस्लाम की एक अपनी खास पहचान है और फिर उसमें क्रांतिकारी विचारधारा भी जुड़ गई है। हाँ, इन सब का एक अनूठा मिश्रण है। जी, इसने एक ऐसा सभ्यता मॉडल बनाया है जो दुनिया में अपनी अलग जगह रखता है। आप सोचिए, ज़रथुस्त्र के अग्नि मंदिरों से लेकर आज की मस्जिदों तक ये लगभग 1400 साल का सफर एक बहुत जटिल इतिहास दिखाता है। और जिसका असर आज भी पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति पर साफ दिखता है। बिल्कुल, भू राजनीति पर इसका गहरा असर है। तो आखिर में ये सवाल तो मन में रह ही जाता है कि ईरान के अंदर जो सामाजिक आर्थिक दबाव हैं, बाहरी दुनिया से जो तनाव है और नेतृत्व में बदलाव की जो सुगबुगाहट है, इन सब के बीच फारसी पहचान और शिया शासन का ये अनोखा मेल भविष्य में आखिर क्या शक्ल लेगा? हाँ, ये सवाल वाकई सोचने वाला है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा।